अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक रह गया था वो कंप्लीट भी करेंगे और उसके साथ साथ जो है आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ में हम FLP को भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन टच रहना है और फोकस के साथ लेक्चर सुनना है। इंशाल्लाह जो है आप लोगों को आज सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएंगी। ज़रा मुझे बताएं कल हमने कहाँ तक जो है वो डिस्कशन कर ली थी, ताकि जो है उससे आगे हम आज कंटिन्यू करें। आज हमने जो है मेरे ख्याल है ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है थोड़ा सा वो बाकी रह गया था, सो इंशाल्लाह आज उसको भी हम ख़त्म करेंगे। ज़रा थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें कि हमने कहाँ तक जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हाँ जी, तो मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है ट्रांसलेशन थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी, कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि आगे हमने एनिमेशन वीडियो जो है वो देख ली थी। आज हम उसी वीडियो से अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसलेशन का आगाज कहाँ से होता है, आगाज दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी वीडियो को डिस्प्ले कैप्चर पे ले आएँ ताकि जो है आप लोगों को वीडियो दिखाई जा सके। आगाज कहाँ से होता है ट्रांसलेशन का? बच्चों एक बात समझ लें, आगाज तब होता है जब, थोड़ा सा मैं रिव्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को सारा जो कल कॉन्सेप्ट दिया था वो रिवाइज हो जाए। इफ इट इज अ सेल, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर मौजूद डीएनए है और इस डीएनए के अंदर जीन है और उस जीन के अंदर पूरा मैप लिखा हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करनी है। इतने बैटरी चेंज होती है, आप लोग जो है वो मेरा थंबनेल देखें, खूबसूरत भी है बहुत। हाँ जी, चलें, बैटरी चेंज कर दी गई है, अब दोबारा चेक करें इसको। ये डीएनए के ऊपर जीन है, इस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है टेम्पलेट स्ट्रैंड के जरिए उसका आरएनए तैयार किया गया और ये आरएनए मैसेंजर आरएनए था। इसके ऊपर अब क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़ना है और कितने अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करनी है। सो दिस मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर में से निकलकर राइबोसोम के पास जाता है। ये राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, मैसेंजर आरएनए इधर अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ। राइबोसोम इसके ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को रीड करता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करता है। एक अमीनो एसिड जोड़ा, एक और जोड़ा, एक और जोड़ा, एक और जोड़ा, एक और जोड़ा, ये प्रोटीन तैयार हो रही है। इन अमीनो एसिड्स को उठाकर कौन लेकर आता है? वो ट्रांसफर आरएनए उठा के लेके आता है। और ट्रांसफर आरएनए कैसे उठा के लेके आता है? वो अपने साथ ट्रांसफर आरएनए को लोड करता है। और लोड कैसे करता है? उसके नीचे एक एंटी कोडॉन होता है जो कोडॉन के बिल्कुल ऑपोजिट सीक्वेंस वाला होता है, उसके मुताबिक वो इस जगह पे अपने ऊपर अमीनो एसिड उठा लेता है। ये अमीनो एसिड इसने उठाया हुआ है, ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर अमीनो एसिड को उठा के लेकर आएगा, राइबोसोम के हवाले करेगा। इसी हवाले से कि ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को उठाता कैसे है, उठाकर ये अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए कैसे बनाता है, वो समझने के लिए मैं आपको ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर सिखा देता हूं कि ट्रांसफर आरएनए कैसे बनाना है। ट्रांसफर आरएनए बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होगा लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल तो बड़ा अजीबोगरीब सा होता है, ऐसे धागा लिपटा हुआ होता है, गुंजल बना हुआ होता है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। 5 प्राइम एंड से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैंड सीधा जाएगा, सीधा जाने के बाद ये मुड़ेगा, एक लूप बनाएगा, लूप बना के ये वापस आएगा, फिर मुड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये लूप बनाएगा। इन लूप के नाम मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फिर मुड़ेगा, फिर ये छोटी सी लूप यहाँ पे बनाएगा और उसके बाद फिर ये एक बाजू बनाएगा, आर्म बनाएगा, आर्म बनाने के बाद फिर ये वापस मुड़ेगा और ये ऊपर की जानिब अपनी आर्म को कंप्लीट करेगा। 5 प्राइम एंड से ये स्टार्ट हुआ था और 3 प्राइम एंड के ऊपर ये खत्म हो जाएगा। 3 प्राइम एंड के ऊपर आपको जो है वो नजर आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम एंड पे आपको पता है फॉस्फेट लगा हुआ होता है, फॉस्फेट लगा हुआ होता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो
स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को शो करता है। जहां जहां भी दो स्ट्रैंड्स इस तरह से आर्म बनाएंगे वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के मुताबिक डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां जहां डबल स्ट्रैंडेड बनेगा वहां वहां आर्म बन जाएगी ट्रांसफर आरएनए की, ये सीडी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। और जहां वो सिंगल स्ट्रैंडेड है वहां पे लूप बन जाएगी। 4 लूप्स ट्रांसफर आरएनए में बनती है, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, लूप नंबर 4। जो नीचे वाली लूप होती है इस लूप को एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कोडॉन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। यहां पर भी ये डबल स्ट्रैंडेड है, इधर भी डबल स्ट्रैंडेड है, इधर भी डबल स्ट्रैंडेड है, इधर भी क्या बच्चों डबल स्ट्रैंडेड है। जहां जहां मैं सीडी बना रहा हूं ये सारा क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। मतलब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और जहां पे लूप्स हैं यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। लूप्स के नाम याद करवा रहा हूं आपको, ये एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन के साथ जो राइट साइड पे लूप होती है इसको हम डी लूप कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर लूप होती है इसको हम टी लूप का नाम देते हैं। और एक ये छोटी सी लूप होती है जो टी लूप और एंटीकोडॉन लूप के दरमियान में आपको मिलेगी, इसको हम वेरिएबल लूप का नाम भी दे देते हैं, लेकिन सम टाइम इसको हम लेबल नहीं करते हैं। यहां से ट्रांसफर आरएनए का धागा शुरू हुआ, डबल स्ट्रैंडेड रहा, फिर इधर आके दोबारा डबल स्ट्रैंडेड लूप पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड हुआ, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड लूप वाली शक्ल में आया, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड, और फिर ये लूप बनाता है, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, फिर ये लूप बनाता है। यानी ये कुछ जगहों पर डबल हेलिकल है और कुछ जगहों पर सिंगल है। जिन जगहों पर ये सिंगल है बच्चों वहां पर ये लूप बना देता है, और जिन जगहों पर ये डबल स्ट्रैंडेड है या डबल हेलिकल है वहां पे ये आर्म्स बना देता है। तो 4 आर्म्स हैं इसकी और 4 ही लूप्स हैं। यहाँ पे लूप कोई नहीं होती, लूप जो वेरिएबल लूप है वो इधर आ जाती है, छोटी सी लूप। इसको हम आमतौर पर इतना खातिर खाम में लेके नहीं आते। सो दिस इज द ट्रांसफर आरएनए। ये धागा एक ही है लेकिन ये अपने ही गिर्द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के मुताबिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ट्रांसफर आरएनए बना ले। हमारे काम की सिर्फ ये एक एंटीकोडॉन लूप है और एक ये 3 प्राइम एंड है। उसके अलावा हमारे काम की इनमें से कोई चीज भी नहीं है। एक 3 प्राइम एंड है और एक ही एंटीकोडॉन लूप है। इसके अलावा हमारे काम का इसमें से कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। पूरा ट्रांसफर आरएनए आपके सामने है। ये लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जिसमें धागा अपने ही गिर्द जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है बेस पेयरिंग के मुताबिक। तो 2 चीजें बताई आपको मैंने। कुछ जगह ऐसी जहां पर डबल स्ट्रैंडेड बन गया ये, और कुछ जगह ऐसी जहां पे सिंगल ही है। जहां सिंगल है बच्चों वहां लूप्स बनती हैं। देखो ये सिंगल है, आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। और जहां पर डबल हेलिकल है, सीढ़ियां बनती हैं, वो आर्म्स बन जाती हैं। अब हमारे काम की क्या चीज है बच्चों, हमारे काम की क्या चीज है जरा कमेंट कर दें आपको ताकि समझ आ जाए। हमारे काम की चीज एक 3 प्राइम एंड है, बोले हमारे काम की चीज क्या है, एक 3 प्राइम एंड और एक एंटी कोडॉन लूप। अगर कोडॉन AUG होता है, अगर कोडॉन AUG होता है जो कल बताया था मैंने, ये मिथियोनिन को कोड करता है। तो मिथियोनिन उठाने वाला जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसका कोड क्या होगा, U। अगर मैं एंटी कोडॉन यहां पे लिखूं UAC होगा। A का ऑपोजिट U का ऑपोजिट A और G का ऑपोजिट C। ये 3 न्यूक्लियोटाइड UAC होंगे। सो दिस एंटी कोडॉन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कोडॉन। इसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। और ये लूप कौन सी बनती है, एंटी कोडॉन लूप। ठीक है जी। हमारे काम का एंड कौन सा है जी, एंटी कोडॉन लूप वाला एंड। वो क्यों है, क्योंकि उसने कोडॉन के साथ मैच होना है, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंटेरिटी के साथ। अब बताता हूं जी 3 प्राइम हमारा क्यों काम का है जी। वेरी गुड बच्चों, 3 प्राइम है और एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन का मैंने बता दिया, ये कोडॉन का ऑपोजिट है और ये कोडॉन के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होता है। मतलब अगर AUG कोडॉन है तो उसका ऑपोजिट एंटीकोडॉन UAC वाला ट्रांसफर आरएनए होगा। अब ये अपने साथ किस तरह से उठाएगा, किसको जी, अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड को मैं समझा देता हूं आपके सामने। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इधर जो है आपको मिलता है NH2। ये बेसिकली COOH था
ये COOH था, COOH को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, COOH को हम इस तरह से खोल के लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड बचपन में आपने याद किया था, मैंने उल्टा कर दिया, अमाइनो इधर ले गया हूँ, एसिड उधर ले गया हूँ, तो एसिडिक ग्रुप को मैंने खोल दिया है। अब आप लोगों को पता है ट्रांसफर आरएनए लोडिंग कैसे करेगा, लोडिंग या वो अमाइनो एसिड को कैसे उठाएगा, अब आपके सामने ही है, कोई गैस करेगा? हाँ जी जी, हर अमाइनो एसिड का अपना ट्रांसफर आरएनए होता है, फिक्स होती है ड्यूटियां कि आपने, क्योंकि एंटीकोडॉन फिक्स है ना, उन्होंने अपने मुताबिक ट्रांसफर आरएनए उठाने हैं, फिक्स होता है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी, देखो भाई लोडिंग कैसे होगी वो आपके सामने ही है, बहुत बड़ा हिंट आपके सामने है। 3 प्राइम एंड पे क्या लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर क्या है, किस तरह ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड को उठा लेगा। इसका जो 2D स्ट्रक्चर होगा वो इस किस्म का होगा। 2D स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, देखें ये 2D है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से ये गुंजल नुमा ट्रांसफर आरएनए है, ये 3 प्राइम एंड और ये इसका 5 प्राइम एंड, ये 2D ट्रांसफर आरएनए है और ये 3 डायमेंशनल है एग्जैक्ट। तो 3 प्राइम एंड पर क्या है जी? हाँ जी, हाँ जी बच्चों कमेंट कर दें, वेरी गुड। ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एक का हाइड्रोजन और एक का हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, वाटर निकल जाएगा और पीछे से ऑक्सीजन के जरिए ये बाइंड हो जाएगा। तो 3 प्राइम एंड क्यों हमारे लिए काम का था, क्योंकि 3 प्राइम एंड के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड बाइंड कर गया ऑक्सीजन के जरिए। सो इजी है ना। तो ट्रांसलेशन आज मैंने आपको करवानी थी, तो ट्रांसलेशन शुरू ही उस वक्त होती है जब ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर क्या उठा लेता है, अमाइनो एसिड को। और उठाता कैसे है, वो अपने 3 प्राइम एंड पर मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप का रिएक्शन अमाइनो एसिड के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ करवा देता है, वाटर निकल जाता है और वो दोनों बाइंड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हाउ ट्रांसफर आरएनए लोड्स इट्स अमाइनो एसिड। तो ट्रांसलेशन समझने से पहले आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर लोड कैसे करता है। अब लोडिंग के बाद ये लेकर आएगा राइबोसोम के पास, उसके हवाले कर देगा, 1 बाय 1 अमाइनो एसिड ये उठा के लेके आता रहेगा और जनाब अल्लाह भला करे आपका क्या होगा, प्रोटीन बनती चली जाएगी। ठीक है जी, ले जी, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो से इंशाल्लाह आपको अंदाजा होगा किस तरह पीछे से ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे और जो है ना काम चलता रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू स्टार्ट वीडियो। जैसे ही आपको वीडियो स्टार्ट होगी आपने मुझे बता देना है कि वीडियो स्टार्ट होगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताया, जैसे आप लोग अपने सर के ऊपर कोई, जैसे मैंने अभी अपने ऊपर क्या उठा लिया, गिलास, तो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर क्या उठा लेता है, अमाइनो एसिड उठा के ले जाता है। अब ये कैसे उठा के लेके जा रहा है ये आपने देख लिया। ले जी, अब मैं वीडियो ले जी, वीडियो जैसे ही शो होगी आपने मुझे बता देना है। ये कौन सी वीडियो चला दी है, ये वाली वीडियो तो नहीं थी, इसको चेंज किया जाए। ये परसों वाली वीडियो चला दी गई है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, वीडियो चेंज कर देते हैं। चलें स्टार्ट। ये परसों वाली थी, ये आप लोगों ने देख ली थी, ये रेप्लिकेशन की वीडियो है। हमारे आपको पता है ना मैनेजमेंट स्टाफ बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। सो ये ओल्ड इज गोल्ड के फार्मूले पे चलते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, यस, डॉन इज बैक। ये कौन कह रहा है? और कोई हाल नहीं आपका अशरफ साहब। पुरानी है जी, बिल्कुल आपको मैंने बता दिया पुरानी है, जरा तहम्मुल रखें। खाना भी आ चुका है और हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अब हम खाना भी नहीं खा सकते, खाना भी मैनेजमेंट स्टाफ ही खाएगी। चलें कोई बात नहीं। लें बच्चों, वीडियो नई वाली शो कर रहे हैं आपके सामने, ध्यान से आपने देखनी है।
स्टार्ट कर रहा हूं जी मैं वीडियो। दिस इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, हाउ जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, सेंट्रल डोगमा कैसे चलता है, और जीन जो है वो किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन बनानी है। सो इस वीडियो के अंदर बच्चों आपने देखना ये है कि हमने जीन से प्रोटीन बनानी है बच्चों, जीन से प्रोटीन बनानी है, जीन से प्रोटीन। अब जीन से प्रोटीन कैसे बनेगी, वीडियो स्टार्ट कर दी गई है, ध्यान से आप देखें। जब हम कोई खाना खाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होती है उससे, वो प्रोटीन किस तरह से बनेगी। अगर हमने कोई खाना खाया उसमें मौजूद प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो अब्जॉर्ब होती हैं और उससे बनने वाले अमीनो एसिड्स फिर हमारे लिए नई प्रोटीन बनाते हैं। अब ये देखिए अमीनो एसिड अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये हमने खाए हैं, ये अमीनो एसिड जो हमने खाए वो अब्जॉर्ब होकर हमारे सेल के अंदर पहुंच गई। ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है। हमारे अमीनो एसिड कहाँ पहुंच चुके हैं, हमारे सेल में। अब सेल के अंदर हम चले गए हैं जी न्यूक्लियस के अंदर, ये मिला हमें डीएनए। चेक करें क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह कोइल्ड है, सुपर कोइल्ड है, सुपर कोइल्ड। चेक करें डीएनए की रस्सियां आपको नजर आ रही हैं ऐसे जैसे कि गुंजल ही गुंजल पड़ा हुआ है डीएनए का। तो ये जो रस्सियां हैं ये डीएनए की है, इन रस्सियों के ऊपर हमने ढूंढनी है जीन। इस लैडर के ऊपर जो डीएनए की लैडर है, इस लैडर के ऊपर हम अपने जीन ढूंढते हैं, जिस जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सो हियर वी गो, ये डीएनए है मुकम्मल तौर पर और ये जीन मिल गई हमें, ठीक है जी। यानी डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा जीन्स होती है, उनमें से एक जीन को हमने फोकस कर लिया है। अब देखते हैं इस जीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये किस तरह आरएनए बनाएगा और ये किस तरह जो है ये वाली जीन प्रोटीन बनाने तक अपना रोल प्ले करेगी। सो अब ये जीन है, इसको आप देखें ध्यान से। इस जीन को हम खोलेंगे, इस जीन के पार्ट्स चेक करें। कल मैंने आपको शो करवाए थे, जीन के 3 हिस्से होते हैं। शुरू में वाला जो रीजन होता है, स्टार्ट वाला रीजन, ये प्रोमोटर रीजन होता है। दरमियान में जीन होती है, एक्चुअल जीन, और एंड के ऊपर एक टर्मिनेटर रीजन होता है। सो 3 रीजन्स कल मैंने आपको समझाए थे, प्रोमोटर, एक्चुअल जीन और टर्मिनेटर रीजन। 3 रीजन्स हो गए। ओके बच्चों ध्यान करें इसके ऊपर, फिलहाल कोई कमेंट ना करें, सिर्फ वीडियो के ऊपर ध्यान दें। उसके बाद आप लोग जो है मुझसे सवाल जो है वो कर लीजिएगा। 3 रीजन्स हो गए जी, प्रोमोटर, एक्चुअल जीन और टर्मिनेटर। उसके बाद ये इससे बनेगी प्रोटीन, ये वाली, ये प्रोटीन आपको एक टारगेट बता रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि हम इससे प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन कैसे बनेगी, एक इंट्रोडक्शन है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये देखें ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था देखें उसमें से आरएनए बनकर निकलता चला जा रहा है। ये चाबियां नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर आरएनए जो है ये देखिए राइबोसोम के साथ अटैच है और नए ट्रांसफर आरएनए आते जा रहे हैं। देखिए ये अमीनो एसिड्स को उठा के लेकर आते हैं और प्रोटीन बनती है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से देखते हैं। दिस इज अवर डीएनए। सबसे पहले ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को देखें, ये सबसे पहले बाइंड होगा आके, कल बताया था मैंने, ये कहां बाइंड होगा, ये बाइंड होगा प्रोमोटर पे। कहां बाइंड होगा, प्रोमोटर पे। प्रोमोटर कहां पर है जी, अभी आपको दिखाते हैं। इनिशिएशन के वक्त 3 स्टेजेस भी कल आपको बताई थी। तो सबसे पहले प्रोमोटर के ऊपर ये आके अटैच होगा और आरएनए बनने का अमल इनिशिएट हो जाएगा। ये आके अटैच हो गया। दिस इज द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद द प्रोमोटर। और 2 जगह बताई थी जहां पे ये बाइंड होता है। एक जगह आपको बताई थी तुत जैसा और एक जगह बताई थी टाट। तो ये इन 2 जगहों पर आकर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, चेक करें। अच्छा ये अकेला एंजाइम ही ऑल इन वन है, यही डीएनए खोलेगा, यही आरएनए बनाएगा, यही सारा कुछ करेगा। जैसे रेप्लिकेशन में मुख्तलिफ एंजाइम अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे ऑल इन वन है, 1 मैन आर्मी है। सारे के सारे काम, मुझे खुशबुएं भी बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन क्या करें, अब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में खाऊंगा। चलें जी, तो ये ऑल इन वन आर्मी है, 1 मैन आर्मी है, यही खोलेगा डीएनए को, यही आरएनए तैयार करेगा। तो चलो भाई खोलना स्टार्ट करो। ये देखो खोल दिया जी इसने, ये बन गई ट्रांसक्रिप्शन बबल। जब डीएनए का हेलिकेज खुल जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाती है। जैसे ही बबल बनी है, चाबियां जो छोटी छोटी आपको नजर आ रही है न्यूक्लियोटाइड्स है,
राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। आरएनए बनाना ना, तो आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही यूज होते हैं। ये देखें जी, ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जमा हो रही हैं चाबियां विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको जो है वो दिखाई जा रही है। टी के सामने हमेशा ए लगेगा, जी के सामने सी, हाँ ए के सामने टी नहीं आएगा, यू आएगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में यू होता। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के मुताबिक आरएनए बनता चला जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? बड़ा सा एलिफेंट, हाथी। ओहो, बड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज है ये, ठीक है। ये हाथी जैसा आपको जितना बड़ा एंजाइम नजर आ रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। यही आप देखो क्या कर रहा है, आरएनए बनाई जा रहा है। अब आरएनए बनकर बबल से बाहर आ रहा है, चेक करें, ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर वही कोड है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर था, और इसका फिर सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा जो कि ऊपर वाला है। ये बबल से बाहर आ रहा है, चेक करें, आ गया बाहर, जल्दी आओ भाई। ये देखिए, ये रेड कलर का मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। टर्मिनेटर रीजन में मैंने आपको बताया था जीसी बेस पेयर होते हैं डीएनए पे, और पीछे एटी होते हैं, उनके रिजल्ट में फिर जीसी हेयरपिन बनती है एमआरएनए पे। और ये रेड कलर का जो धागा है, ये रेड कलर का जो धागा है, ये आरएनए है, और ये बन के देखें बाहर निकल जाएगा। इस धागे के ऊपर बनने में देखो काफी टाइम लगा है, ये टर्मिनेटर तक जो है काम खत्म हो गया। ये आरएनए है। अब इस आरएनए के साथ अब क्या सलूक किया जाएगा? दो काम होंगे, एक तो इसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग में इसके जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं, जिनको एक्सॉन्स कहते हैं, याद रखें आरएनए के अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं होती, वक्फे वक्फे पे अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं एक्सॉन्स, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये कल नहीं बताया था, ये पीटीएम की पहली स्टेज है। पीटीएम बताया था ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उनमें इन एक्सॉन्स को जो है वो खत्म कर दिया जाता है। ये देखें जरा, इंट्रॉन्स और एक्सॉन दो हिस्से हैं। अब देखें ये क्या होगा जी, चेक करें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टेल और कैप अटैच हो जाएगी, टेल और कैप। ये देखिए, ये टेल अटैच होगी और कैप भी अटैच होगी, ये मैंने आपको कल समझा दिया था। फिर स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग होते वक्त जो है इसके जो पीले वाले पार्ट्स हैं, इनको निकाल दिया जाएगा। ये स्प्लाइसोसोम है, ये आपके वैसे इस बुक का पार्ट नहीं है। एंट्रॉन्स को जो है वो निकाल दिया जाता है। उल्टा बोल दिया था पहले, एक्सॉन्स को नहीं बल्कि इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है। एक्सॉन रेड कलर के पार्ट्स आपस में मिला दिए गए। ये आपके स्कोप का हिस्सा नहीं है, इसको आप छोड़ दें। आप बस ये समझे, देखिए ये कैप अटैच हो गई, ये वाली कैप है। पहले भी आरएनए रेड कलर का ही था, अब भी आरएनए रेड कलर का ही है। आरएनए के एक साइड पर कैप है ये वाली, और दूसरी साइड पर टेल अटैच हो गई है। अभी तक ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ये न्यूक्लियर का पोर है, इस न्यूक्लियर पोर के जरिए आरएनए बाहर निकल गया। अब ये जाएगा किसके पास? किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। चलो भाई, राइबोसोम के पास। ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुकी हुई है। ट्रांसक्रिप्शन का काम था आरएनए बनाना। मैसेंजर आरएनए इज रेडी, न्यूक्लियस से बाहर भी आ गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म। अब जो है अपनी ये जर्नी कैसे कंप्लीट करेगा? नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये आपके सामने कोडॉन्स नजर आ रहे हैं आरएनए के ऊपर, 3-3 का एक कोडॉन कल बताया था। ये जेनेटिक कोडॉन्स का एक पूरा टेबल है, इसको आप देख लें। बच्चों कमेंट्स ना करें, बिल्कुल ही कमेंट्स, नो कमेंट्स ना करें बिल्कुल भी, इसको समझ लें। ये कोडॉन्स हैं जी, इसमें स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन कल मैंने आपको याद करवा दिए थे, चेक करें। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई है। ट्रांसलेशन का जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज इनिशिएशन। राइबोसोम मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 1 में समझाया था कि वो अलग अलग टुकड़ों की शक्ल में होता है, उसका छोटा सब यूनिट अलग और बड़ा अलग होता है। अब सबसे पहले राइबोसोम का छोटा सब यूनिट आके अटैच होता है, उसके बाद देखें क्या होगा। फिर ये ट्रांसफर आरएनए आता है, इसने एक अमीनो एसिड अपने साथ उठाया हुआ है और इस अमीनो एसिड का नाम मिथियोनिन है। ये स्पेशल अमीनो एसिड है, आपकी बुक के मुताबिक एन फॉर्माइल मिथियोनिन है। ये लेके आ गया पहला अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड आ गया और ये एंटी कोडॉन के साथ मैच होकर बाइंड हो गया। ये देखिए AUG का कोडॉन
एंटीकोडॉन यूएसी रखता है। ये ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन है जो कि कोडॉन के साथ मैच होकर बाइंड हो गया। यानी ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ कैसे बाइंड हो, उसके लिए एंटीकोडॉन काम आता है। एंटीकोडॉन के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए लग चुका हुआ है। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, अब बड़ा सब यूनिट आ गया। जैसे ही राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आता है, बड़े वाला सब यूनिट आता है, तो राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स, 3 जगह अपीयर होती हैं, 3 जगह अपीयर होती हैं। ये ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका हुआ है, 3 जगह अपीयर होंगी इसके ऊपर। 3 कौन कौन सी हैं जी, अभी आपको दिखाते हैं। एक ई साइट जहां से अमीनो एसिड निकल जाएंगे और ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। दूसरी पी साइट जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और तीसरी ए साइट जहां पर नए अमीनो एसिड्स आएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए। 3 साइट्स याद कर लें। ए साइट पर नए अमीनो एसिड आएंगे ट्रांसफर आरएनए के जरिए, पी साइट पर बॉन्ड बनेंगे पेप्टाइड, और ई साइट से ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाएंगे, अनलोड होकर बाहर निकल जाएंगे। चेक करते हैं जी कैसे होता है ये काम। ये देखेंगे ए साइट पर नया ट्रांसफर आरएनए आया है, और ये ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर एक और अमीनो एसिड उठा के लेकर आया। ये वाला छोटा सा अमीनो एसिड इसने उठाया हुआ, और इसका भी एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ ऑपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये जाके ए साइट पर आ जाएगा। अब ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए, ये लोड किया हुआ इसने अपने ऊपर अमीनो एसिड। ये देखिए ये आ गया। जैसे ही ये इधर आ गया, पीछे वाले ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड उठकर इस अमीनो एसिड के साथ आकर पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ये डाइपेप्टाइड बन गया भाई। ये क्या बन गया, पी साइड के ऊपर डाइपेप्टाइड बन गया। अब ये जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था, इसका अमीनो एसिड गया, इसके ऊपर से हट गया, अब वो अनलोड हो गया, अनचार्ज हो गया। ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए ई साइड से एग्जिट हो जाएगा। चेक करें, अभी एग्जिट होता है जी। ये अनचार्ज है, इसके ऊपर से अमीनो एसिड हट गया, ई साइड से ये गया, नया आ गया ए साइड के ऊपर। अब पीछे वाले दोनों अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड की फॉर्म में उठकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये देखें ट्राइपेप्टाइड बन गया, और वो जो पहले वाला है वो अनचार्ज होकर निकल गया, नया आ गया। तीनों उठकर इसके साथ आगे अटैच हुए और पहले वाला बाहर निकल गया। सो ए साइड पर नए अमीनो एसिड आते जा रहे हैं, पी साइड पर बॉन्ड बनते जा रहे हैं, और ई साइड से जो अनचार्ज अमीनो एसिड्स जो ट्रांसफर आरएनए है जिन्होंने अपना अमीनो एसिड दे दिया हुआ है, वो निकलते चले जा रहे हैं। सो एक तरफ से आ रहे हैं, दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, और एक दूसरी तरफ से निकलते चले जा रहे हैं। और ये आपके सामने काफी ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ चुके हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार है। ये एलोंगेशन का प्रोसेस था, इसको एलोंगेशन फैक्टर्स कैरी आउट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एलोंगेशन फैक्टर्स कैरी आउट करते हैं। अब जीन खत्म हो गई है, जब खत्म होती तो स्टॉप कोडॉन होता है एंड पे। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो वहां पे फिर कौन आता है, चेक करें, रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है। इस प्रोटीन को राइबोसोम से रिलीज करवाना है, पॉलीपेप्टाइड जो बन चुकी है, रिलीजिंग फैक्टर आएगा। देखो रिलीज हो गई कि नहीं हो गई, रिलीज हो गई, और सारी चीजें जो मेंटेन हुई थी डिसअसेंबल हो गई। बड़ा सब यूनिट छोटे सब यूनिट से अलग हो गया, ट्रांसफर आरएनए भी बिखर गए, हर चीज बिखर गई। इसका मतलब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट मिलते ही तब हैं जब ट्रांसलेशन होती है, वो अलग हो जाते हैं जब ट्रांसलेशन नहीं होती। तो जैसे ट्रांसलेशन खत्म हुई, देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर राइबोसोम मूव कर रहा था और रीड करता जा रहा था, प्रोटीन बनती जा रही थी। हमें ऐसे लगा जैसे आरएनए आगे मूव कर रहा है, लेकिन आरएनए मूव नहीं करता, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव कर रहा होता है, पढ़ता जाता है और प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड बनाता चला जाता है। अब वो जो रिलीज हो गई है प्रोटीन, वो ये है, चेक करें, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। ये अब आपकी तैयार है। अब इस प्रोटीन को अगर सेल के अंदर जरूरत है, सेल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ये देखें, ये अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल गई, वेसिकल्स की फॉर्म में ये कहां जा रही है पैकिंग के लिए, ये गोल्जी के पास जा रही है। देखें जरा, गोल्जी के पास गई, गोल्जी ने इसकी पैकिंग शैकिंग करनी है, प्रॉपर इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, सारी पैकिंग प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ये दूसरे एंड से रिलीज हो जाएंगे वेसिकल्स की फॉर्म में, और इन वेसिकल्स को फिर सेल से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है, सेल से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। और अब इसको जहां जहां पे जरूरत है पहुंचा दिया जाएगा प्रोटीन को, और वो अपना काम करना
शुरू कर देगी। सो ये सारा प्रोसेस जो था वो आपको समझाया। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल डोगमा। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल डोगमा। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? चिल माहौल हो गया जी, एंजॉय कर लिया आपने, सारी चीजें देख ली कि कौन कहाँ पे आया, ट्रांसफर आरएनए किस तरह ए साइड पर आते हैं, पी साइड पर बॉन्ड बनाते हैं और ई साइड से निकल जाते हैं। तो अब अगर आपका कोई, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई क्वेश्चन बनता है, जितनी डिटेल के साथ आपको सारी चीजें बुक वाली समझा दी हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कोई चीज जो है वो बचती है। क्यों बच्चों? प्रोटीन बन गई ना। अब प्रोटीन, जहां जहां प्रोटीन की जरूरत होगी वो अपना काम करने वहां पर पहुंच जाएगी। अच्छा जी सर, मैं ये क्या कमेंट है जी, किधर गया कमेंट? आ गई है जी वॉइस? जी आ गई है, तार निकल गई थी मेरे पाँव से, तो परेशान ना, वॉइस आ गई है। हाँ जी बच्चों, फाइनली अब प्रोटीन बनानी आ गई है हमें। हाँ जी बच्चों, किस किस को प्रोटीन बनानी आ गई है? हाथ खड़ा करे। किस किस को प्रोटीन बनानी आ गई है? हाथ खड़ा करे। मैनेजमेंट स्टाफ जो है ना ये खाए जा रहा है और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। अब जो है ना मेरे सब्र का पैमाना जो है ना लबरेज हो रहा है। बच्चों को कोई बात नहीं, मेरा सारा जो है ना फोकस आपको पढ़ाने पे, आप ही सारा कुछ है, ठीक है? वॉइस फिर गई? हाँ जी बच्चों, किस किस को प्रोटीन बनानी आ गई है? वेरी गुड, हाथ खड़ा करें, शाबाश। सिग्मा फैक्टर बच्चों कल मैंने बता दिया था, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से पहले आता है। जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं आता तब तक ट्रांसलेशन शुरू नहीं होती। सिग्मा फैक्टर जस्ट इनिशिएट करने के लिए आता है, इनिशिएट। सिग्मा फैक्टर आता है, इनिशिएट करता है, चला जाता है, उसके बाद ट्रांसलेशन आरएनए पॉलीमरेज करता रहता है। ठीक ठीक है जी। तो सिग्मा फैक्टर का मैंने कल बता दिया था बच्चों, अगर रह गया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सिग्मा फैक्टर सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो करेक्ट इनिशिएशन करवा सके। इनिशिएट करवाने के बाद सिग्मा फैक्टर चला जाता है। एलोंगेशन सारी आरएनए पॉलीमरेज खुद ही करता है, और इनिशिएशन के वक्त इनिशिएशन फैक्टर्स काम करते हैं, आपकी बुक में बने हुए हैं पर्पल कलर के। एलोंगेशन के वक्त एलोंगेशन फैक्टर्स काम करते हैं, और टर्मिनेशन के वक्त टर्मिनेशन फैक्टर्स काम करते हैं। पीटीएम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान ही होती है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। चलें जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल का टेस्ट। रमीज साहब का कमेंट है, मैम इज वेरी हंग्री। मैम ने आपको अच्छी तरह पूछ लेना फिर, ठीक है? इस एलोंगेशन कैरी आउट बाय कोर एंजाइम? यस, एलोंगेशन सारी कोर एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है, ठीक है जी। कल का टेस्ट डिस्कस करते हैं। कल का टेस्ट कहां से मिलेगा जो एफएलपी हुआ है? कल का टेस्ट मेरे पास है जी। यस, याद आ गया, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ। मैं कल का टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, तमाम लोग जो है ना वो रेडी हो जाएं। और आज मैंने टॉपिक लिखा हुआ है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का मतलब सेल साइकिल। तो आज आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने सेल साइकिल को रीड करना है, ताकि कल इसको हम अच्छी तरह पढ़ सके। और मैंने कल इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है। तो तमाम बच्चे कल जो है वो डिस्कस करके आएंगे। सर, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से कैसे अटैच होता है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के जरिए अटैच होता है। स्मॉलर राइबोसोमल सब। सर टेस्ट आज भी है क्या? सिलेबस है बता दें। आज के टेस्ट का सिलेबस यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 फ्रॉम यूएचएस। यूएचएस का यूनिट नंबर 3 आज के टेस्ट का सिलेबस है। और ये टेस्ट क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में से आएगा, जिसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया क्रोमोसोम और डीएनए का, उसके बाद रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन। इन सारे टॉपिक्स में से आज का टेस्ट आएगा, यूएचएस का यूनिट नंबर 3। मैंने लिख दिया बच्चों, ये देखिए इसका टेस्ट होगा आज। एफएलपी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। खोल लेता हूं मैं टेस्ट, तमाम लोग भी खोल लें।
अपना टेस्ट। कल का टेस्ट ऐसे मुश्किल था कि आसान था कि एवरेज था? मेरा ख्याल है एवरेज ही था, क्योंकि हर चीज तो क्लास में हम इतनी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, तो टेस्ट तो ऐसे होता है जैसे हलवा होता है। अगर चीजें ना समझ, जो लेक्चर मिस करते हैं उनके नंबर कम आते हैं। जो लेक्चर लेते हैं मेरा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली टेस्ट भी हल कर लेंगे और एंट्री टेस्ट भी देखना वो क्लियर कर लेंगे। किस किस को ट्रांसलेशन तक पहली मर्तबा समझ आया वो जरा बच्चे हाथ खड़ा करें। हाँ जी बच्चों, आसान था, मुश्किल था, एवरेज था। देखे ना, 3 किस्म के बच्चे हैं, कुछ कहते हैं जी आसान था, कुछ कहते हैं जी एवरेज था, कुछ कहते हैं मुश्किल था। तो जिसने लेक्चर सही तरह लिए हैं, पढ़ा हुआ, उनको आसान लगता है। जिन्होंने बस ठीक ठीक तैयारी की उनको एवरेज लगता है। जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की उनको मुश्किल लगता है। सो ये डिपेंड, टेस्ट कभी भी आसान मुश्किल नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन योर तैयारी। वेरी गुड। टेस्ट में खोल रहा हूं, डिस्कशन बड़ी जरूरी है ना एफएलपी के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि और उनको किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है एमसीक्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। चलें जी बच्चों, पहला हमारे पास, जो एमसीक्यूज है, सर सच में फर्स्ट टाइम समझ में आया, पहले ज्यादा नहीं पढ़ा था। अच्छा जी बच्चों, थैंक यू सो मच। ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन क्लियर हो गई। इंशाल्लाह अगर आप लेक्चर मेरे लेते रहेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करके फेंक देंगे इंशाल्लाह। जैसे बूटी खा के हड्डी फेंक देते हैं ना, ऐसे। ठीक है, ये सर हमारे सर आसिफ का कमाल है जी, मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म का कमाल है, इंसान का कोई कमाल नहीं होता बच्चों। चलें जी, हियर वी गो, वी आर गोइंग टू डिस्कस एफएलपी। ठीक है, जब आपका एफएलपी होता है ना, आप उसको उसी वक्त ही स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सेव कर लिया करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपलोड वगैरह भी करवा दूं। तो पहला एमसीक्यू है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो सबको पता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो 2 OH आमने सामने होते हैं। एक OH इस शुगर का होता है, दूसरा OH इस शुगर का होता है। इनमें से आपके सामने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इसका आंसर था रिमूवल ऑफ वाटर। ये शुगर नहीं बनाई, इनविजिबल शुगर है, इधर भी इधर भी। तो समझे, 2 मोनोसेकेराइड इनविजिबल है, उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो मैंने आपके सामने लिख दिए। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए। सेकंड है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल व्हिच इज वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट सेल। तो सारों के अंदर फॉस्फोलिपिड्स कॉमन है, वो चूंकि उनकी मेम्ब्रेन्स में होता है, वो चूंकि उनकी मेम्ब्रेन्स में है, तो मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो है ना वो कॉमन है। चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 टू 40, 30 डिग्री से हम अगर 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो चूंकि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो 37 तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और 37 के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। सो ये ग्राफ है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इन अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फास्फोरिक एसिड ग्लिसरॉल के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है? तो आपको मैंने बताया था बच्चों, ग्लिसरॉल अगर हम बनाएं तो ग्लिसरॉल के, ये ग्लिसरॉल के 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। 1 के साथ भी फैटी एसिड लगता है, 2 के साथ भी, हाँ 3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड लगता है। तो आंसर है कार्बन नंबर 3। द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड कंटेनिंग कीटो, कीटो शुगर जो सिंपलेस्ट है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ये मैंने बहुत दफा आपको बात बताई थी। ओके, उसके बाद कहां गया जी, पी का चेन, लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड। तो बुक की लाइन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपका कि कौन कौन से कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, नोट कर लें बच्चों। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्टीमेट स्ट्रक्चर लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन।
कैराटिन, कैराटिन चूंकि फाइब्रस प्रोटीन है तो फाइब्रस प्रोटीन इस तरह से होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी होता है, इस तरह से उसकी जो चेन्स है ना वो हेलिकल फॉर्म में होती हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट टू सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का मतलब क्या है? नेक्स्ट टू सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपको पता है ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है ना, जब आर ग्रुप की जगह एच लगाओ, आर ग्रुप की जगह एच लगाओ तो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से अगला आर ग्रुप की जगह अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो एलानिन है, तो नेक्स्ट टू सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज एलानिन। अगला है पी का नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सिंपल है सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। हालांकि लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है लेकिन लैक्टोज रिड्यूसिंग है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था डाइसैकेराइड्स के अंदर सम आर रिड्यूसिंग एंड सम आर नॉट, वो सम जो है ना उन सम में लैक्टोज रिड्यूसिंग है, लिख लें लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बच्चों लिख लो जल्दी से। उसके बाद इंसुलिन इज इंसुलिन चूंकि हार्मोन है, हार्मोन रेगुलेशन का काम करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन। उसके बाद है अलोस्टेरिक एंजाइम हैव कितनी मेजर साइट? अगर मैं एंजाइम बनाऊं, ये एंजाइम है सपोज करें, तो ये एक एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक एंजाइम की होती है, और ये एक्टिव साइट है, तो दो साइट्स हो गई, साइट नंबर 1 एक्टिव साइट और साइट नंबर 2 एलोस्टेरिक साइट, मैंने ये नाम भी लिखवाया था आपको। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने ये लगाया था फ्रुक्टोज, वो गड़बड़ हो सकती है कि स्टेटमेंट के अंदर, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल, दूसरे की रिडक्शन करवा सकते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये है डैश गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, तो सबको पता है स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री, ये बुक की लाइन है, और अगर ब्यूटारिक एसिड का पूछते तो -8। मैंने सुना था कि इसका भी जवाब कल गलत लगा हुआ था, लास्ट टाइम के टेस्ट में ना बच्चों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया कि जवाब गलत क्यों होते हैं। बेटे देखिए सारे इंसान हैं जो अपलोड करते हैं ना, वहां पे टेस्ट वो भी इंसान है, उन्होंने कितने एमसीक्यूज अपलोड करने होते हैं, हर लेक्चर के एमसीक्यूज, हर क्लास के एमसीक्यूज, उसके बाद फिर टेस्ट के एमसीक्यूज, तो अगर की में 1-2 एमसीक्यूज का आंसर गलत लगाओ तो बियर किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और इसी पेशेंस के बदौलत ही आप डॉक्टर बनेंगे। उस दिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतजाज की गलत क्यों है, एक आधे या 2 एमसीक्यूज में की गलत हो सकती है, तो मैनेजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा ना उतारा करें, ये भी हमारी तरह इंसान है, टिक लगाते वक्त गलती हो जाती है, ठीक है बच्चों। बी पेशेंट है जी, पेशेंट मरीज वाला नहीं, पेशेंट बर्दाश्त वाला, इसी पेशेंस वाले बच्चों को मैंने देखा वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया कि गलत थी, अभी भी फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड इन असाइल ग्लिसरॉल, बुक की लाइन है 2 से 30 कार्बन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं वो असाइल ग्लिसरॉल का हिस्सा होते हैं, और ये इवन वाले होते हैं, 2, 4, 6 वाले, ऑड वाले नहीं होते। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ, आसान सी चीज है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का मतलब है सबकी मेम्ब्रेन, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेम्ब्रेन। उसके बाद एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, एफ सेंगर ने सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया, उसने तो इंसुलिन को भी प्राइमरी कह दिया, लेकिन इंसुलिन तो मैंने बताया था क्वाटर्नरी है, उसमें दोनों चेन्स ग्लोबुलर और मुड़ी हुई होती हैं, उसने सिर्फ नंबर और सीक्वेंस बताया, दैट इज वाई प्राइमरी का नाम आता है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटीरोकाइनेज इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ये 7 से थोड़ी सी कम होती है इसलिए स्लाइटली एसिडिक है। पिक द ऑड वन, ऑड वन का मतलब है जो दूसरों से डिफरेंट हो, तो गैलेक्टोज जो है ना वो चूंकि मोनोसेक्राइड है और बाकी तीनों पोली हैं, गैलेक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, तो ये आंसर होगा, ये बाकी तीनों से डिफरेंट है क्योंकि बाकी तीनों पॉलीसेक्राइड्स हैं। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, फिर बुक की लाइन आ गई है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड एनर्जेटिक होते हैं। इन DNA डुप्लेक्स 10 बेस पेयर कवर द लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम, ये अगर DNA है, ये अगर DNA है तो ये देखिए ये बेस पेयर्स हैं इस तरह, इनका डिस्टेंस पूछा हुआ है, एक बेस पेयर का अगले बेस पेयर का मतलब क्या है,
एक बेस इधर है, एक बेस इधर है, ये बेस पेयर हो गया, ये अगला बेस पेयर है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? हमें पता है कि 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो का कंसेक्टिव के दरमियान का डिस्टेंस 34 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा, और नैनोमीटर के अंदर ये 34 नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर आएगा। सो नैनोमीटर में एक और पॉइंट पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों यूनिट्स के अंदर ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ डीएनए इज डैश इज 1/2 टू दैट। जर्म सेल्स के अंदर सोमैटिक सेल के मुकाबले में आधा डीएनए होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। जर्म सेल्स यानी स्पर्म और एग हैप्लॉइड होते हैं, और सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होते हैं 2-1। सो जर्म सेल यानी स्पर्म और एग में आधा होता है। ये टेबल बना हुआ है, बुक में चेक करें। किडनी सेल और इसके अलावा दूसरे सेल, लिवर सेल में आपको डीएनए की अमाउंट पिकोग्राम में दी हुई है। पिकोग्राम में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हैप्लॉइड वाले सेल्स के अंदर, स्पर्म या एग के अंदर आधी है एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल। ये टेबल बुक वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा। नहीं बच्चों, आप आंसर भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल लाइव क्लास है ना, इसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं तो बच्चे अपना जवाब भी बताते हैं। सो यू कैन गिव योर आंसर्स एज वेल, बल्कि आंसर दें ताकि अच्छे अच्छे कमेंट करें ना, बजाय आपस में गपशप लगाने के। सो यू कैन कमेंट योर आंसर्स एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द कंपाउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर। बेस और शुगर मिलती है, मैंने इक्वेशन लिखवाई थी आपको, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ग्लूकोज कहाँ होती है जी? सारी फ्रूट्स में होती है। अच्छा जी, उसके बाद ऑल कार्बन एटम्स, इसमें एंजाइम के कहाँ गए? इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। उसके बाद है जी, ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट 1। एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, उसके साथ बच्चों क्या लगा होता है? फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD बड़ा मशहूर डाई न्यूक्लियोटाइड है, FAD भी बड़ा मशहूर डाई न्यूक्लियोटाइड है। ATP क्या है? ATP के अगर बारे में आपसे सवाल पूछा जाए, ATP सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड है? ATP का जवाब दें बच्चों, अभी चेक करते हैं आप लोग क्या है। हाँ जी बच्चों, ATP सिंगल है, NAD का तो मैंने बता दिया डाई है, FAD भी डाई है। ATP क्या है या GTP के बारे में बताएं। ATP या GTP क्या है, इतने बताएं, हम आगे चलते हैं। फैट्स और ऑयल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, बुक की लाइन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल आसान सा। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड गिव राइज टू। ये फॉस्फेटिडिक एसिड बनता है। बच्चों ने फॉस्फोलिपिड लगाया हुआ था। फॉस्फोलिपिड तब तक नहीं बनता जब तक नाइट्रोजनस बेस ना लगे आके, कोलिन या सीरीन। तो नाइट्रोजनस बेस के बगैर ये फॉस्फेटिडिक ही है। फंक्शन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज एडेड बाय FAD। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं, वो कहां जाते हैं? वो FAD लेकर FADH में कन्वर्ट होता है। बच्चों ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। ट्राई फॉस्फेट जरूर है, फॉस्फेट 3 है लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक ही है। इस तरह से ये देखें, ये अगर शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, इसके साथ एक और फॉस्फेट है, इसके साथ एक और फॉस्फेट है, और यहाँ पे बेस है। ये न्यूक्लियोटाइड एक ही है लेकिन फॉस्फेट 3 है, ट्राई फॉस्फेट है, नॉट ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों ये ध्यान से, FAD क्यों था जी? FAD सक्सिनिक एसिड के हाइड्रोजन लेकर कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। तो ये ध्यान से देखें। आखिरी है जी, डैश आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं उनका नाम फॉस्फोलिपिड्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है जी, तो ये था आपका FLP, मैंने डिस्कस कर दिया। डिस्कशन से आपको कई चीजें और क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट सेल साइकिल के साथ। यू हैव टू रीड कंप्लीट चैप्टर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है इंशाल्लाह। जब आप पहले से रीड करके आएंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। इसको देख लें, ये एक ही न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट 3 लगे हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड ज्यादा कब होते हैं? जब शुगर भी ज्यादा हो और नाइट्रोजनस बेसिस भी ज्यादा हो। चलें जी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। टाइम भी खत्म हो गया, रिव्यूज आपने अच्छे अच्छे अपलोड करने हैं इंशाल्लाह। कल हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, बल्कि सबके लिए दुआ करिएगा।